ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। ठीक है, तो देखो ये ट्रांजिशन मेटल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, अच्छा देखो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पहले तो आप ये कम्प्लेक्स वर्ड सीखना है। वैसे +1 में भी बताया था कम्प्लेक्स क्या होता है, जो लुईस एसिड प्लस लुईस बेस यानी लुईस एसिड और लुईस बेस को मिलाने से कम्प्लेक्स बनता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स कम्प्लेक्स बनाते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया या तो ट्रांजिशन मेटल लुईस एसिड का काम करेंगे या लुईस बेस का काम करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ये हो जाता है कि ट्रांजिशन मेटल किसका काम करते हैं, लुईस एसिड का, और इसीलिए वो कम्प्लेक्स बना पाते हैं। किन के साथ मिलकर बनाएंगे, अकेले नहीं बना लेगा, मिलना पड़ेगा उनको। अगर वो लुईस एसिड का काम कर रहा है तो उसको लुईस बेसिस के साथ मिलना पड़ेगा, तो वो भी पढ़ना है हमने आगे। तो चलो देखो, जैसे ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कम्प्लेक्सेस ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बिहेव एज लुईस एसिड्स बिकॉज ऑफ देयर। अब वो लुईस एसिड का काम क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, और तीसरा पॉइंट आता है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। वैकेंट डी ऑर्बिटल्स का खाली ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और देखो लुईस एसिड का मतलब ये होता था जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का एक मतलब ये भी आता है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी यानी नेगेटिव चार्ज कम है, तो चार्ज हुआ कैसा फिर, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब एटॉमिक साइज छोटा होगा, क्योंकि एटम छोटा होगा तो पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। और हाई न्यूक्लियर चार्ज बात वही है कि पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, तभी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा या उस पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यानी वो लुईस एसिड का काम करेगा। तो पेपर में ये बड़ी बार यही क्वेश्चन सिंपल सा बहुत बार पूछा गया है कि ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं। तो आपने इसका आंसर यही बोलना है कि कम्प्लेक्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनकी एबिलिटी है लुईस एसिड की तरह बिहेव करने की। और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं तो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये थर्ड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन आया जो है इज़ अ कम्प्लेक्स ऑफ आयरन। फिर विटामिन B12 है, ये कम्प्लेक्स होता है किसका, कोबाल्ट का। तो ये चीज़ें हैं बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में जैसे ये एटम्स होते हैं, तो एटम्स के बीच में ये जो खाली स्पेस बच जाती है, सॉलिड स्टेट चैप्टर में भी पढ़ाया था, एक सेकंड रुको, जो ये रही, जैसे ये एटम्स के बीच में ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, जो ये खाली स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल स्पेसेस, या वॉइड बोलते थे, वॉइड भी कहते थे। तो होता क्या है, ट्रांजिशन मेटल एटम्स हैं, जैसे ये पिंक कलर के जो बनाए हैं, ये मान लो ट्रांजिशन मेटल एटम है। तो इनके बीच में, इनके स्ट्रक्चर में जो बीच में ये ब्लू कलर से जो दिखाए हैं, ये खाली जगह जो होती है जिसको वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, इसमें छोटे छोटे एटम्स ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह के एटम्स ट्रैप हो जाते हैं। तो फिर उनके ट्रैप होने से जो ओवरऑल वो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और पूरी बात सुन लो, ये जो छोटे एटम्स जो इनके वॉइड्स में आ जाते हैं, जैसे आयरन के बीच में कार्बन आ गया, ये बड़े स्ट्रॉन्ग कंपाउंड्स बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि कहते हैं, मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, लेकिन ये मतलब इस तरह से बोला जाता है कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो ना तो प्योरली आयनिक होती है ना प्योरली कोवलेंट, लेकिन बॉन्डिंग बनती ज़रूर है। और बॉन्डिंग क्यों बनेगी बेटा, उसका भी मैं बात समझाऊँ आपको। तो वो ये हो गया कि आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज़ इन्वर्स होता है, यानी साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ये छोटे एटम्स तो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बड़े ट्रांजिशन मेटल्स एटम हैं ये होते हैं, मेटल वैसे ही पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये इनके बीच में ये जो, लेकिन ये ट्रांजिशन मेटल एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी नहीं होते कि वो लूज़ कर देंगे और आयनिक बॉन्ड बन जाएगी। तो ना तो यहाँ पे प्योरली आयनिक बनती है ना प्योरली कोवलेंट, लेकिन बॉन्ड जरूर बनती है, और बॉन्ड बनने की वजह से ये बड़े मजबूत कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो चलो देखो, the compounds which are formed when small atoms such as boron and carbon are present in interstitial sites or voids, such compounds are known as interstitial compounds। ठीक है, अच्छा, वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपने कहना है ट्रांजिशन मेटल्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म सच कंपाउंड्स बिकॉज दे कैन फॉर्म बॉन्ड्स, क्योंकि ये बॉन्ड्स बना लेते हैं विद स्मॉल एटम्स प्रेजेंट इन वॉइड्स, जो उनके वॉइड्स में छोटे एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, विच आर नाइदर प्योरली आयनिक नॉर प्योरली कोवलेंट, ये होता है। और इसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, फॉर एग्जाम्पल MN4N TiCFe3H, ये हैं।
अच्छा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं कहता। देन प्योर मेटल, दे आर वेरी हार्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेंगे, बहुत हार्ड होते हैं, एंड हीट भी कंडक्ट करेंगे। अच्छा, हाउ एवर दे आर केमिकली इनर्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, काम सारे करेंगे, मेल्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेंगे और हीट भी कंडक्ट कर लेंगे, लेकिन केमिकली इनर्ट है। इनर्ट मतलब इन पे बारिश का, पानी का, एसिड का, बेस का, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही होता है बेटा। जैसे अशोक पिलर इसका एक एग्जांपल है, वहाँ पे क्या है, वो ओपन पे है, लेकिन ओपन में भी लेकिन उस पर रस्ट नहीं लगती, क्यों? क्योंकि वो केमिकली इनर्ट है। वैसे आयरन का बना है पर केमिकली इनर्ट है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं अलोए फॉर्मेशन। अलोएस क्या होते हैं, पहले तो आपने सुनना होगा छोटी क्लासेस में भी, ये होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं ऑफ 2 और मोर मेटल्स, यानी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स, या फिर कई बार कार्बन वगैरह भी मिलाया जाता है। तो इस तरह से जो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। सॉलिड सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो 2 मेटल्स आपस में, या 2 से ज़्यादा मेटल्स जो मिक्स करते हैं नॉर्मली हम, वो सॉलिड होते हैं। तो इसलिए इनको कहते हैं होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स। अच्छा, लेकिन अलोए बनाने की ये जो कंडीशन है कि 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स मिला दो, तो ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते बेटा हम, कि जो मर्ज़ी 2 मेटल लो उनको मिला दो बात बन जाएगी ना। इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस आपको याद रखनी है। कंडीशंस फॉर अलोए फॉर्मेशन, पहली है एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ ट्रांजिशन मेटल फॉर्मिंग अलोए शुड नॉट बी डिफर बाय मोर देन 15%। यानी एटॉमिक वॉल्यूम मतलब साइज़ समझ लो, कि जिन 2 एटम्स को आप सेलेक्ट कर रहे हो अलोए बनाने के लिए, जिन 2 मेटल्स को, उनका एटॉमिक साइज़ में 15% से ज़्यादा का डिफरेंस ना हो। देखो एक मेन बात क्या थी, डेफिनेशन में जाओ तो वो था होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, एक जैसा। तो एक जैसा तभी रहेगा अगर जो जिनको मिक्स कर रहे हो उनमें भी कॉमन फीचर्स हों। तो वही उन्हीं में से एक ये कॉमन फीचर है कि उनका साइज़ के डिफरेंस जो है वो 15% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल फॉर्मिंग अलोएज शुड बी सेम। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ट्रांजिशन मेटल्स का फॉर्मिंग अलोएज शुड बी सेम, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी एक जैसा होना चाहिए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यहाँ मतलब है, जो सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एक BCC है तो दूसरा भी BCC होना चाहिए, एक FCC है तो दूसरा भी FCC होना चाहिए, वो मतलब है यहाँ से। और आगे चलते हैं, देखो हाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड नॉट बी डिफर ग्रेटली इन ट्रांजिशन एटम्स फॉर्मिंग अलोएज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ताकि मेटल, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या बनाते थे, मेटल बॉन्ड्स, तो वो जो मेटल बॉन्ड्स जो हैं वो एक जैसी बने। यानी जैसे प्योर मान लो गोल्ड और कॉपर मिलाते हैं, तो गोल्ड और गोल्ड एटम के बीच में जैसी मेटल बॉन्ड बनती है, गोल्ड और कॉपर के बीच में भी वैसी बने। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का होना भी ज़रूरी है। और ये इसके कुछ एग्जांपल है बेटा, जैसे ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ब्रोंज इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। एसन क्या होता है, एसन होता है टिन। अच्छा, फिर आ जाओ, फिर क्रोमियम, वैंडियम, टंगस्टन W, मोलिबेडियम एंड Mn आर यूज टू प्रिपेयर स्टील। ये सारे क्रोमियम, वैंडियम, टंगस्टन, मोलिबेडियम है ये MO, एंड Mn मैंगनीज आर यूज टू प्रिपेयर स्टील और स्टेनलेस स्टील व्हेन मिक्सड विद आयरन, जब इनको आयरन से मिलाते हैं। मेन पार्ट कौन है, मेन सब्सटेंस स्टील का होता है आयरन, उसमें कुछ ये मेटल्स मिला देते हैं, ठीक है। अच्छा, आयरन इज़ मेनली कमर्शियल फॉर्म ऑफ स्टील। अच्छा, आयरन जो होता है ये कमर्शियल, इसका कमर्शियल नाम स्टील ही होता है। दीज अलॉयज़ आर नोन एज फेरस अलॉयज़, क्योंकि आयरन मिलाया है तो इनको फेरस अलॉयज़ भी कह देते हैं, जो स्टील या स्टेनलेस स्टील होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कलर वाला। होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना। इन द एब्सेंस ऑफ लीगेंड फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ लीगेंड फील्ड, एक सेकेंड रुको। इन द एब्सेंस ऑफ लीगेंड फील्ड, यानी कि लुईस बेस। लीगेंड फील्ड मतलब लुईस बेस। लुईस बेस कौन होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। यानी अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ट्रांजिशन मेटल के आसपास ना हों तो
क्या होता है, जब द डी ऑर्बिटल ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर डीजेनरेट, यानी सेम एनर्जी के होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान से सुनना। क्या कहा इसने पहले पैराग्राफ में, ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं अगर उनके पास लिगेंड्स यानी लुईस बेस यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ना आए, यानी लोन पेयर वाले कंपाउंड्स या नेगेटिव चार्ज वाले कंपाउंड्स ना आए, तो जो ट्रांजिशन मेटल के डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल, उन सब की एनर्जी सेम होती है। डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी होती है। अच्छा आगे चलते हैं। हाउ एवर इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, लेकिन जब लिगेंड्स आते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड फील्ड दीज डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स इन ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस। पर जब कहता है लिगेंड्स आते हैं, लिगेंड्स मतलब मैं फिर बोल देता हूँ लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जब ये आती हैं तो जब ये आती है ना इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो इन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांजिशन मेटल में डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करते हैं, और उन्हीं रिपल्शंस की वजह से बेटा वो जो 5 डी ऑर्बिटल हैं वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। कौन कौन से 2 पार्ट्स में, T2G लेवल और EG लेवल। अब ये एक थोड़ा सा मैंने क्रोमियम वाले में समझाया था Cr3 पॉजिटिव में कि D3 कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है, तो वहाँ कहा था T2G लेवल हाफ फिल्ड, तो वो चीज़ अब आने वाली है बेटा। तो ये चीज़ होती है। मैं एक बार शुरू से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या कहा हमने कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं अगर इनके आसपास कोई भी नहीं है तो इनके डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं सारे एक जैसे हैं, 5 हैं, पाँचों एक जैसे हैं, उनमें कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब लिगेंड आता है, लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच यानी नेगेटिव स्पीसीज आती हैं, तो ये नेगेटिव स्पीसीज डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करती हैं। अच्छा, सबको एक जैसा रिपेल नहीं करती, कोई कम रिपेल होता है कोई ज़्यादा, जिसकी वजह से ये 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं ऑक्टाहेड्रल मतलब जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा, 6 बनेगा, उनके लिए ये 2 पार्ट्स में टूट जाते हैं। कौन कौन से, T2G लेवल और EG लेवल। तो ये कैसे होता है, ये देखो, ये रहा, ये एनर्जी आ गई ऐसे ऊपर को बढ़ रही है, 1 2 3 4 5, ये 5 डी ऑर्बिटल आ गए, डी जनरेट मतलब सेम एनर्जी के, और ये हैं एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। ये देखो ये लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स। लेकिन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स में ये जो है ना यहाँ पे ये प्रेजेंस ऑफ लिगेंड है, ये 2 पार्ट्स में टूट जाएगा। ठीक है, 2 पार्ट्स कौन कौन से बन गए, देखो एक तो बन गया T2G में आ गया DXY DYZ DZX, ये T2G ऑर्बिटल हो गया, और EG में आ गया DX2 Y2 DZ2, ये है, ये 2 पार्ट्स में टूट गया। अच्छा, फॉर ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स टू बी कलर्ड दे शुड शो डी ट्रांजिशन। अब कहता ट्रांजिशन मेटल का कोई भी कंपाउंड है अगर उसको कलर शो करना है तो उसको डी ट्रांजिशन दिखानी है। अब ये डी ट्रांजिशन का मतलब क्या है वो सुनो। डी ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन का एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल पे जाना और फिर वापस आना, इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। और होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई पे जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट से, लेकिन क्योंकि हाई स्टेट अनस्टेबल होती हैं तो जब वो वापस आता है ग्राउंड स्टेट पे तो एनर्जी रिलीज़ करता है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर कलर। तो इस तरह से कलर आता है। ये बड़ी पुरानी स्टोरी है जो आप कलर के बारे में पहले भी कई जगह सुनते रहे हो। तो ये होता है बेटा, तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का एक डी से दूसरे डी पे जाना और फिर आना, इसको कहते हैं डी ट्रांजिशन। तो कलर तभी होगा कहता है जब डी ट्रांजिशन होगी। अच्छा, पर डी ट्रांजिशन होने के लिए 2 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं वो, पहली है प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड होना चाहिए, क्योंकि लिगेंड होगा ना बेटा तभी तो ये 2 सेट बनेंगे। ये जो 2 सेट बने हैं, एक ये बन गया एक ये बन गया, ये 2 सेट तभी बनेंगे जब लिगेंड होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्यों, अगर ये फुली फिल्ड होगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने की जगह ही नहीं होगी। जैसे ऐसे हो गया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तो भरी है जगह, तो जाएगा कहाँ। तो इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और सबसे पहली बात लिगेंड्स होने चाहिए। जैसे ये देखो, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है टाइटेनियम का, TiH2O6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पे पहले ये देखो टाइटेनियम पे कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। तो आप टाइटेनियम की कन्फिग्रेशन यहाँ रफ में लिख लो, जैसे ये लिखी है इसने, साइंस टेक्नोलॉजी दूसरे नंबर पे आता है, मतलब 3D2 4s2। तो 3D2 4s2 है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 3D1 बच जाएगा। अच्छा, वाटर क्या होता है, लुईस बेस होता है, क्योंकि O पे लोन पेयर होते हैं ना, तो ये लुईस बेस यानी लीगेंड है। तो लीगेंड भी है वाटर और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो डी ट्रांजिशन हो जाएगी और कलर आएगा, तो ये पर्पल इन कलर है।
ऐसे। अच्छा, अब आगे देखो, जैसे ये आ गया ZnNH362 पॉजिटिव। अब NH3 में भी N पे लोन पेयर होते हैं, तो लीगेंड तो है। अब इसकी कन्फिग्रेशन निकालते हैं। कन्फिग्रेशन कैसे निकालोगे, ये NH3 पे चार्ज कितना होता है 0, तो जिंक पे कितना आएगा x + 0, ये लिखा हुआ ना x जिंक पे मान लिया, NH3 पे 0 = 2 चार्ज आ गया। तो जिंक की कन्फिग्रेशन 3d10 4s2, तो 2 है तो Zn2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन कितनी होगी, आर्गनेटिन 3d10। अब D तो 10 फुली फिल्ड है, तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो dd ट्रांजिशन नहीं होगी। तो ये है एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, dd ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल, dd ट्रांजिशन नहीं होगी तो कलरलेस होगा। और जैसे आगे ये आ गया, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, लिखा भी हुआ है इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। देखो क्या है, CuSO4 एक्वस ऐसे लिख लो, या CuSO4.5H2O बोल दो, या सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रखना, इसका दूसरी फॉर्म ये होती है, ये वाली Cu ब्रैकेट में H2O4 ब्रैकेट बंद, फिर SO4.H2O, यानी ये जो 5 H2O होते हैं उसमें से 4 ब्रैकेट के अंदर होते हैं, एक बाहर होता है। और इसी को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना हो तो सिंपल ऐसे लिख देते हैं, CuH2O4 ब्रैकेट बंद और ऊपर 2 पॉजिटिव, यानी ये हटा दिए ना हमने, तो SO4 पे होता है 2 नेगेटिव, तो ब्रैकेट पे 2 पॉजिटिव बन जाएगा, वो लिख दिया। तो मेन क्वेश्चन ये है कि ये ब्लू है कलर में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फिर वही बात, पहले तो वाटर देखेंगे, वाटर लीगेंड है, फिर कन्फिग्रेशन पे जाएंगे। कॉपर की होती है 3d10 4s1, फिर इस पे कॉपर की चार्ज निकाल लो, कॉपर का चार्ज कितना आएगा 2 पॉजिटिव आएगा। कैसे, देखो क्योंकि SO4 पे होता है 2 नेगेटिव, तो ब्रैकेट के ऊपर बन गया 2 पॉजिटिव, और कॉपर पे मान लिया x, वाटर पे 0, तो x + 0 = ब्रैकेट के ऊपर 2, तो 2 चार्ज आ गया। तो कॉपर 2 पॉजिटिव की कन्फिग्रेशन क्या है, आर्गनेटिन 3d9। अब लीगेंड है वाटर, और 9 मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन भी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो dd ट्रांजिशन हो जाएगी और ये ब्लू इन कलर आ जाएगा, ऐसे है। अच्छा, फिर ये कि ये आ गया एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी ना हो। तो अगर वाटर ही नहीं होगा, तो वाटर मतलब लीगेंड नहीं है, तो कलरलेस होगा, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ लीगेंड, वाटर नहीं है लीगेंड नहीं है, तो कलरलेस होगा, क्योंकि dd ट्रांजिशन नहीं होगी, क्योंकि लीगेंड के बिना में वो T2G और Eg लेवल ही नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, ये नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स से हैं ऐसे ही पढ़ने के लिए, याद रखने हैं। एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है ये ट्रांजिशन मेटल्स का, ये होता है ये TiCl4 विद AlCH3 थ्राइस, ये यूज़ होता है टू प्रिपेयर पॉलीथीन। फिर एक V2O5 कैटलिस्ट है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 करता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, ठीक है। ये पेंसिल से जो लिखा है ये छोड़ दो, ये पेन वाला देखो, वैकर प्रोसेस है। वैकर प्रोसेस में क्या होता है, इथाइन की ऑक्सीडेशन होती है PdCl2 की प्रेजेंस में और इथेनॉल बन जाता है। फिर एक ये AgBr है, AgBr है लाइट सेंसिटिव प्रॉपर, यूज्ड इन फोटो सेंसिटिव इंडस्ट्रीज़, फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है ये, ठीक है। तो ये है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स।